आज बेहद खुशी का दिन है। हिंदी दिवस के अवसर पर देश के ख्यातनाम साहित्यकार, कवि, कला आलोचक हमारे बीच सहमत हुए हैं विशेष व्याख्यान के लिए। डॉक्टर राजेश व्यास साहित्य अकादमी के वर्ष 2018 के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हैं। आप संस्कृत कर्मी, कवि, कला आलोचक, यात्रा वृत्तांतकार, भारतीय कला दृष्टि में मौलिक चिंतक के रूप में देश विदेश में विशेष महत्व रखते हैं और अब इनकी एक अलग पहचान है। केंद्रीय ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, खजुराहो डांस फेस्टिवल, भारत भवन, वाराणसी स्थित जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, बिहार संग्रहालय पटना और देश भर के संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला संस्थानों में भारतीय कला संस्कृति की मौलिकता के उनके व्याख्यान विशेष चर्चित रहे हैं। नेपाल सरकार ने वर्ष 2018 में उन्हें समकालीन भारतीय कलाओं पर विशेष व्याख्यान के लिए राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित कर वहाँ के प्रमुख स्थानों पर उनके व्याख्यान करवाए हैं। दूरदर्शन में उनके शोध, आलेख पर आधारित धारावाहिक डेजर्ट कॉलिंग बनाकर डीडी भारती, दूरदर्शन नेशनल चैनल आदि में प्रसारित किया है। दूरदर्शन के लिए भारतीय संस्कृति से संबंध कोई 1 दर्जन से अधिक वृत्त चित्रों को इतने ही रूपकों का ऑल इंडिया रेडियो में के लिए लेखन किया है। डॉक्टर व्यास की भारतीय कला संस्कृति यात्रा वृत्तांत, आलोचना, कविता आदि की 23 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला और राजस्थान ललित कला अकादमी की पत्रिका आकृति के भी अतिथि संपादक रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो है ही, पर इनके रग रग में हिंदी बसी हुई है। आप हिंदी का सम्मान करते हैं, इसीलिए आप सम्मानित हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें। राजेश जी। मित्रों, आज का दिन मुझे लगता है पुनीत दिन है। हिंदी दिवस तो है ही, और ये संयोग भी शायद घटित हुआ कि हिंदी दिवस पर ही मेरा भी जन्म हुआ। विनय जी ने बहुत सारी बातें कही। मित्र कई बार ऐसे होते हैं कि जो आप जितने नहीं होते उससे ज़्यादा मित्र बता देते हैं। और मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि मैं जो भी संपन्न हुआ हूँ लिखने पढ़ने में थोड़ा कुछ, तो मुझे कलाओं ने किया है संपन्न जो है। इसलिए भी आज का दिन मुझे सुखद लग रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके समक्ष इस तरह से संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। तो ललित कला अकादमी का मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि आभासी दुनिया में निरंतर जुड़ाव रहता है वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज और से, लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्मुक्तता, जो उल्लसित होने का भाव जो है ऐसे प्रत्येक संवाद का होता है, उसमें नहीं हो पाता। तो कि आंतरिकता के जड़त्व के शिकार भी शायद उसमें हो जाते हैं। शिप्रा जी रविंद्र मंच को संभाल रही हैं, उनको मुझे बड़ा सुखद लगता है। जो प्रशासनिक अधिकारी कोई कलाओं में रुचि लेता है और संस्कृति से उसके सरोकार होते हैं, तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ आई। संजय जी झाला जी है, मौजम जी है, विद्यासागर जी उपाध्याय जी हैं, श्वेत गोयल जी हैं, रजनीश जी, चौहान जी, बहुत सारे चेहरे सारे ऐसे हैं कि मैं साहब का नाम लूँगा तो शायद पूरा एक व्याख्यान हो जाएगा। मुझे क्षमा करें, महेश स्वामी जी बैठे हैं। ये विषय बड़ा व्यापक रखा गया है। मेरी चर्चा हुई विनय जी से, तो हमने सोचा कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा नयापन रहे उसमें। लेकिन जब पहले तो मैं स्वीकार कर लिया कि ठीक है, भारतीय कला दृष्टि और हिंदी पर मैं बोलूँगा, लेकिन जैसे जैसे इस विषय को मैं समझता गया बोलने के लिए, मुझे लगा कि इतना बड़ा विषय है कि उसको समेट पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैंने जो कुछ अनुभूत किया है कलाओं की दृष्टि से, भारतीय कला को और आज़ादी के आंदोलन को, क्योंकि खास परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है आज़ादी के आंदोलन का एक संदर्भ हमने रखा है,
मित्रों, आप देखिए हिंदी जो है, भारतेंदु ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदी को प्रचारित प्रसारित किया, लेकिन हिंदी को जो मुकाम मिलना चाहिए था शुरू से ही, उसके पीछे बहुत सारी अड़चनें जो है वो डाली जाती रही है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, मैं भी 1947 बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे संस्कारों में अंग्रेजी घर करी हुई है। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ, बीबीसी ने इंटरव्यू किया था महात्मा गांधी का, और इंटरव्यू कर्ता ने उनसे कहा कि विश्व के नाम संदेश बताइए, आपका क्या संदेश है विश्व के नाम। महात्मा गांधी ने हिंदी में जवाब दिया था कि विश्व को बता दीजिए कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। और ये संदेश बहुत सोच समझकर गांधी ने दिया था। आप देखिए, महात्मा गांधी जिस स्वदेशी की बात शुरू से करते रहे हैं, उसमें स्वभाषा भी बहुत गहरे से जुड़ी हुई है कि स्वभाषा से अर्जित अगर ज्ञान होता है, वही जनमानस में रच बस सकता है। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, और सभी जानते हैं आप लोग, चंपारण का आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहा है। उससे पहले जब उनके गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनसे उनकी भेंट होती है, और वो साउथ अफ्रीका के अपने अनुभव उनको बताते हैं, और साउथ अफ्रीका के समय से उनका जुड़ाव हो जाता है, गोखले को गुरु मान लेते हैं महात्मा गांधी। और उनसे जब गोखले से संवाद होता है, गोखले उनको एक बात कहते हैं गांधी से कि ठीक है, आपका सत्याग्रह, अहिंसा, सारी चीज़ें अच्छी बात है, उसकी सफलता भी आपको साउथ अफ्रीका में मिली है, लेकिन जब तक आप भारतीय लोगों को पहचानेंगे नहीं, भारत भर में आप जाएंगे नहीं लोगों के पास में, तब तक सही अर्थ में हिंदुस्तान को आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है, गांधी से उन्होंने कहा कि जो आज़ादी के आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सारे हिंदुस्तान में आपको जाना चाहिए। गांधी का पहला जो जाना होता है 1917 में चंपारण जाना होता है, राजीव शुक्ला के आमंत्रण पे। राजीव शुक्ला उनको आमंत्रित करते हैं, और चंपारण जब जाते हैं, चंपारण आंदोलन सारे आप लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ। और वहाँ गांधी ने अनुभूत किया पहली बार कि उनको चूंकि गुजराती और अंग्रेजी आती थी, उन्होंने अनुभूत किया इस बात को कि जनता की भाषा जो है अगर नहीं आती है, तो किसी भी मूवमेंट को जो है, किसी भी आंदोलन को जो है गति प्रदान नहीं की जा सकती। और तभी से गांधी संकल्प लेते हैं कि वो हिंदी सीखेंगे। और उसके बाद देखिए आप, गांधी ने हिंदी को स्वीकार किया, और गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन की एक बड़ी विशेषता जो मुझे लगती है, 1857 की क्रांति विफल हो गई थी, लेकिन गांधी सफल हुए। 1917 से लेकर आप देखिए 1947 आज़ादी की बात करें मूवमेंट की, बहुत तेजी से सुनियोजित तरीके से आज़ादी का आंदोलन जो है प्रसारित हुआ। और उसके पीछे मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि बड़ी वजह यह भी थी कि गांधी अंग्रेजी जो है और अंग्रेजों जो है, उनके जनमानस को अच्छी तरह से जानते थे। आप सोचिए, मैं फील करता हूँ कई बार इस बात को, अगर आप किसी आंदोलन के अगुवा होते हैं और आपको पता है कि जो आंदोलन कुचलने वाला है, उसके मन की बात आप जानते हैं, तो बहुत कुछ सफलता आप पहले से प्राप्त कर सकते हैं। गांधी इस बात को जानते थे कि अंग्रेज हिंदी नहीं जानते हैं, तो हिंदी भाषी लोगों की जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, और आज़ादी के लिए जो उनका आंदोलन है, वो अंग्रेजों तक पहुंचता ही नहीं था। जब पहुंचता नहीं था तो उससे डर भी नहीं होता था अंग्रेजों को। तो गांधी ने एक काम किया, उन्होंने शुरुआत में अखबार निकालने प्रारंभ किए। चंपारण आंदोलन हुआ तो उन्होंने अखबार निकाले, और उसमें उससे पहले इंडियन ओपिनियन जो है, उसमें उन्होंने पहले ही जो है पूरा लिख दिया कि इसके प्रति बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश है लोगों में, और जनमानस में इतना आक्रोश है कि अगर सही समय पर नील की खेती पर टैक्स समाप्त नहीं किया जाता है, तो बहुत बड़ा रूप जो है ये आंदोलन ग्रहण कर लेगा। और गांधी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, आप सभी जानते हैं कि विदेश से पढ़कर आए थे वो, तो वो अंग्रेजी थी जो अंग्रेज समझते थे। तो उन्होंने यही काम किया कि पत्रकारिता के जरिए अंग्रेजों को ये बताने का काम किया कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, और उसके पीछे बहुत जल्दी आपको देश छोड़ना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, तो दमन अधिक करता है वो। यही अंग्रेजों ने किया।
लेकिन गांधी ने एहसास दिलाया उनको कि आपके दमन के प्रति विरोध भी है, और वहीं से मुझे लगता है कि अंग्रेज थोड़े कमजोर पड़ना जो है प्रारंभ हुए। इसीलिए आप देखिए गांधी का पूरा जो आंदोलन जो है वो परवान चढ़ा और बहुत से लोग निरंतर उनके साथ जुड़ते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो चंपारण के बाद में गांधी ने इस बात को महसूस किया कि अगर देश में आज़ादी के आंदोलन को गति प्रदान करनी है और अंग्रेजों को खदेड़ना है यहाँ से, तो हिंदी बहुत जरूरी है, और स्वभाषा का ज्ञान अगर होता है तभी जो लोग आज़ादी आंदोलन के प्रति सजग हो सकते हैं। और आप देखिए कि अंग्रेज भी इस बात को जानते थे पहले से। अंग्रेजों को इस बात का पता था कि अगर स्वभाषा में ज्ञान अर्जित कर लेता है भारतीय, तो उसकी जड़ें हिल सकती है और बहुत जल्दी उनको यहाँ से जाना पड़ सकता है भारत से। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा काम ये भी किया अंग्रेजों ने कि जो भारतीय कला संस्कृति है उसको हीन बताना प्रारंभ कर दिया शुरू से ही। जो आप हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम भारतीय कला की बात करते हैं तो आधुनिक कला को लेकर मौन हो जाते हैं प्राय। अगर बंगाल कला शैली जो विकसित हुई थी उसके बारे में चर्चा नहीं करें तो ये लगता नहीं कि कंपनी शैली के बाद शायद खत्म है हिंदुस्तानी कला जो। और तब आप देखिए स्वराज के जो आंदोलन चले तो उसमें लोकमान्य तिलक ने जो सबसे पहले ये कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि एक मुकदमे के दौरान उन्होंने बात कही थी लोकमान्य तिलक ने, लेकिन तिलक इस बात को जानते थे कि स्वराज से जन जन को अगर जोड़ना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए गणेश उत्सव की जो शुरुआत हुई, आज तो बहुत परवान चढ़ चुका है गणेश उत्सव, ये तिलक की देन है। शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया उन्होंने महाराष्ट्र में जो, और इसके जरिए कला और संस्कृति जो है उससे लोगों के जुड़ाव को अप्रत्यक्ष रूप में सुनिश्चित तिलक ने किया, काका कालेलकर ने किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्तर पे किया। सब अपने अपने स्तर पर जो आप देखिए इस मूवमेंट में काम कर रहे थे। लेकिन इसके बरक्स अंग्रेज भी अपना काम कर रहे थे। वो ये जानते थे कि अगर हिंदी भाषा में ज्ञान के लिए प्रेरित हो जाएंगे भारतीय, तो हो सकता है एक समय के बाद में हमारी जड़ें हिल जाए। एक काम उन्होंने और किया अंग्रेजों ने, जमींदारी प्रथा को जो है बढ़ावा दिया और अपने जो वफादार थे उनको जागीरें सौंपी उन्होंने। पीछे उनका मकसद यही था कि बहुसंख्य भारतीयों को यह एहसास कराया जाए कि आपकी भाषा जो है गंवारू भाषा है। हिंदी भाषा नहीं, संस्कृति है। मैं आपको बताता हूँ, संस्कृति इसलिए कि बहुत सारी भाषाओं के मेल से हिंदी बनी हुई। उर्दू भी उसमें समाहित है। संस्कृत से भाषा ने जो संस्कार ग्रहण किया हिंदी ने जो, और ये जो जमींदारी प्रथा जब प्रारंभ हुई, नए नए जागीरदार जब हुए, तो उन लोगों ने अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ओढ़ लिया एक प्रकार से। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय अपने आत्मगौरव से धीरे धीरे दूर होते चले गए। और इसके पीछे अंग्रेजों का यहाँ भी था। आप देखिए निराला जो है 1930 में सुधा का संपादन करते हैं और उसमें एक लिखते हैं पूरी टिप्पणी अपनी तरफ से। वो लिखते हैं कि अंग्रेज जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपना व्यापार फैलाया, लेकिन व्यापार फैलाने के साथ उन्होंने ये भी किया कि अंग्रेजी को भी बहुत अधिक सुनियोजित तरीके से उसको प्रसारित किया उन्होंने। और उसके पीछे निराला ये बात मानते हैं, क्योंकि निराला तो बहुत बड़े कवि थे। ये कहते हैं निराला, उसके पीछे बड़ी वजह ये रही है कि भारतीयों को यह एहसास कराया जाए कि आप जो जानते हो वो बहुत कम जानते हैं और आपकी सोच बहुत विकसित नहीं है। अंग्रेजी अधिक विकसित भाषा है और जो कुछ कलाओं पे या संस्कृति पे लिखा जा रहा है, अनुभूत किया जा रहा है, वो अंग्रेजी में ही अधिक किया जा रहा है। इसलिए निराला ने बात कही कि अंग्रेज जहाँ जहाँ गए व्यापार फैलाया और अंग्रेजी भाषा को सुनियोजित तरीके से फैलाया। और उसके पीछे मंशा अंग्रेजों की यही थी कि भारतीयों को हीन बताया जाए, भारतीय कला संस्कृति को जो है दीन बताने का प्रयास किया जाए। आप देखिए इसके पार्श्व में हम लोग जाते हैं तो एक बात और उभर कर सामने आती है। अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो मुगल साम्राज्य का एक प्रकार से अंत हो रहा होता है उस समय, और उस समय जो राजकाज की भाषा होती है अंग्रेजों के लिए फारसी होती है। अधिकतर अंग्रेज अफसर यहाँ पर आते हैं तो फारसी सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें राज करना होता है भारत पर जो।
और फारसी में राजकाज करते हैं, फारसी से ही वो अपना पूरा देश चलाना चाहते हैं। तब उनको समझ में आती है कि अगर हिंदी नहीं जानेंगे तो इस देश के जनमानस को समझ नहीं पाएंगे, और जब जनमानस को समझ नहीं पाएंगे तो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदी सीखनी प्रारंभ की, और एक नया निर्णय उन्होंने किया अंग्रेजों ने कि वो हिंदी को तो जनता से संवाद की भाषा बनाएंगे और अंग्रेजी को निर्णय लेने की भाषा बनाएंगे। नीतिगत निर्णय जितने भी होंगे वो अंग्रेजी में लिए जाएंगे। आप देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हम ये निर्णय लेंगे कि अंग्रेज और अंग्रेजियत की छाप हमेशा भारत पर बनी रहे। इसीलिए देखिए, मैकाले, आप सभी जानते हैं मैकाले ने ये बात एक परियोजना बनाई मैकाले ने, और उसके तहत ये सुनिश्चित किया कि भले ही हमें देश छोड़ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी दिमागी रूप से हम लोग जो है अंग्रेजी के जरिए इस देश को गुलाम करके चले जाएं। मैं आज़ादी आंदोलन के संदर्भ में बात करूं, इसलिए बहुत सारे तथ्य आपको दे रहा हूं, कलाओं पे भी धीरे धीरे मैं आ रहा हूं। तो नीति यह थी उनकी, अंग्रेजों की, कि हम अगर भारतीयों को उनके कला और वैभव से वंचित कर देते हैं, उस दृष्टि से उनको दूर कर देते हैं कला दृष्टि से, तो हम लंबे समय तक जो है राज कर सकते हैं। और ये बात सही है मित्रों, किसी भी राष्ट्र का गौरव वहां की कला संस्कृति होती है। अपरोक्ष रूप में इस बात को गहरे से समझने की जरूरत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जिन जिन राष्ट्रों की संस्कृति की और कला के दृष्टिकोण से विपन्नता हुई है, वो राष्ट्र बहुत जल्दी बिखर भी गए हैं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धता और संस्कृति का पैमाना वहां का कला वैभव ही होता है, और अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन आप देखिए कितना जबरदस्त अंग्रेजों ने एक काम और किया। उन्होंने ये काम किया कि जो विकास के काम उन्होंने अपने लिए किए थे, जैसे रेल लेके आए, वो बसों का नया स्वरूप लेके आए, वो उन्होंने देखा कि हिंदी जो है, चूंकि जनमानस की भाषा है, तो हिंदी में कविताएं लिखवानी प्रारंभ की उन्होंने अपने कुछ लोगों से कि देखिए फिरंगी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्यों नहीं इसके बारे में प्रचार किया जाए। और तो ये लोक मानस में कविताएं लिखी गई कि फिरंगी तेरा सुंदर काम तेने रेल लाई, फिरंगी तेरा सुंदर काम तूने नल लगवाई, फिरंगी तेरा सुंदर काम तूने सड़कों पे रेल चलाई, ट्राम जो चलाई थी उन्होंने। इससे कुछ समय तक जनता बहुत प्रभावित हुई इस बात से, और उनको लगा कि ये जो अंग्रेज कर रहे हैं वो हमारे विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन थोड़े समय बाद भी उन्हें समझ में आ गया कि जो रेलें उन्होंने चलाई है उसके पीछे मकसद ये है कि भारतीय शिल्प और कला को कच्चे माल के रूप में यूरोप ले जाया जाए। और आप देखिए भारतीय शैली जितनी भी है कलाओं की जो है, उसको तमाम अपने स्थापत्य में और वास्तु में जो है यूरोप ने अपने यहाँ संजो लिया, जबकि वो सारी चीज़ें भारतीय थी। और ये अंग्रेजों ने बहुत सुनियोजित तरीके से कार्य किया। ये हमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि रेलों का बड़ा उपयोग जो अंग्रेजों ने भारतीय जो कला वैभव है, बिखरा संपदा जो है कला वैभव, उसको अपने यहाँ ले जाने के लिए काम किया। और तमाम विकास के पीछे उनके निहितार्थ ही थे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कुछ अच्छे अंग्रेज भी थे। लेखक स्वतंत्र होता है चाहे किसी भी देश का हो, और वो अच्छे अंग्रेज उन्होंने बीच बीच में प्रतिकार भी किया इस बात का। एक लेखक थे डिब्बी नाम से जो है, उन्होंने एक लेख लिखा उस समय, और ये लेख उन्होंने प्रसारित भी करवाया। उसमें लिखा कि भारतीय लोगों की दरिद्रता के दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह कि उनका शिल्प वैभव धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है, उसको यूरोप में ले जाया जा रहा है, और इसकी भनक भी जो है भारतीयों को लग नहीं रही है। और दूसरा कारण यह है उनकी दरिद्रता का कि उनके धन को, उनके वैभव को सने सने अंग्रेज चूसते जा रहे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में इसका प्रतिकार किया, लेकिन जो लिखने वाले होते हैं मित्रों, वो लिखते हैं इसलिए अंग्रेजों का जो काम था उसको स्वराज्य की जो लड़ाई थी, स्वराज्य के नारे के साथ में, उससे वो परवान चढ़ी। और बल्कि इसीलिए एक और भी इस बात को प्रचारित किया गया कि स्वराज का अर्थ केवल गुलामी से मुक्ति नहीं है। महात्मा गांधी ने भी बात कही, और बाद में भी इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि स्वराज का अर्थ केवल गुलामी से मुक्ति नहीं है। स्वराज का अर्थ है मन का राज, सुराज। और इस मन के राज का अर्थ यह है कि हम अपने आत्म गौरव, अपनी कला संस्कृति की जो वैभव और संपन्नता है,
उसके साथ जीवन को कैसे जिए। इसीलिए आप देखिए भारतेंदु एक तरफ पूरी घर घर में जो है हिंदी की अलग जगाने में लग गए, क्योंकि स्वभाषा से अर्जित जो ज्ञान होता है उसका बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम सामने आता है। भारतेंदु इस बात को जानते थे। मैं एक बड़ा रोचक तथ्य आप लोगों से साझा करूंगा यहाँ पर कि भारतेंदु ने जो अलग पूरे देश भर में वो घूमे, राजस्थान में भी आए, बिहार भी गए वो, और भारतेंदु ने एक बड़ा काम ये भी किया कि लोगों को हिंदी के साथ साथ उनकी कला संस्कृति का जो गौरव है उससे भी अवगत करवाया उन्होंने। और भारतेंदु का असर कितना रहा मैं आपको बता रहा हूँ। भारतेंदु 1845 में उनका देहांत हो जाता है, लेकिन भारतेंदु उसके बाद भी जो उसकी प्रेरणा से नागरिक प्रचारण सभा का गठन होता है काशी में, और कोटा जो है राजस्थान का, वहां पर पहला स्टेट होता है कोटा, पहला राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। उस समय आज़ादी से पहले किसी राज्य ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया तो कोटा था, और वो भारतेंदु प्रेरणा से ये कार्य किया। भारतेंदु ने दो बड़े काम किए देखिए, एक तो उन्होंने ये अलग जगह हिंदी की, दूसरा कलाओं के प्रति जो है जनमानस को जागरूक करने का उन्होंने काम किया। और उनकी प्रेरणा से राय कृष्णदास जो है बाद में भारत कला भवन की स्थापना करते हैं वाराणसी काशी में। आप सभी जानते हैं कि भारत कला भवन कितना कलाओं से समृद्ध जो है वो जगह है। लेकिन ये जो राय कृष्णदास है वो बिल्कुल अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा हुई थी उनकी, लेकिन भारतेंदु के कारण वो पूरा हिंदी में अपने आप को उन्होंने सौंप दिया। 1910 में आपको बता रहा हूं मैं, अवनींद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात होती है राय कृष्णदास की, और मुलाकात के बाद ये तय कर लेते हैं वो कि वो भारतीय कलाकृतियां जो भी है इधर उधर जो बिखरी पड़ी है उनको संरक्षित करेंगे। और ये बात इसलिए कि अवनींद्रनाथ ठाकुर से जब उनकी मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो कहते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर उनसे कि पश्चिम की कला जो है कितनी ही प्रसारित हो जाए, पश्चिम की कला का कितना ही गान हम लोग सुन ले, उसकी महानता के कितने ही हम लोग गुणगान अंग्रेज हमसे करवा ले, लेकिन अपना अपना ही होता है जो भारतीयपन भारतीय कला में है। इवन भारतीय संस्कृति को समझने की जो गहरी अर्थगर्भित व्यंजना है वो मूर्तियों में, यहाँ के चित्रों में, यहाँ पे संगीत के, यहाँ पे और नृत्य में यहाँ पे। और उसके बाद आप देखिए राय कृष्णदास ये तय कर लेते हैं कि वो भारतीय कलाकृतियों का संरक्षण करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 1930 में राय कृष्णदास भारत कला भवन की स्थापना करते हैं, लेकिन 1930 से जस्ट पहले 1929 में महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो कलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा वो थे नहीं। अलग विषय मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा, मेरा तो शोध इस पर भी है कि महात्मा गांधी कलाओं से बहुत अधिक निकटता रखते थे, बहुत बड़े कला के पार की थे महात्मा गांधी। मैंने एक लेख भी लिखा था, इंदिरा गांधी कला केंद्र ने मेरे से एक व्याख्यान करवाया था, उसमें प्रस्तावना रूप में दिया था कि कला की निकटता को गांधी हमेशा छुपाते रहे। गांधी कहते हैं कि मैं वो कला प्रेमी नहीं हूं, मैं तो सौंदर्य सत्य का जो है प्रेमी हूं। लेकिन उनके जीवन को अगर देखेंगे हम, गांधी का जो आत्मकथा को पढ़ेंगे हम, तो बार बार ये प्रसंग उभर कर आते हैं कि उन्होंने कला और कलाकारों को निरंतर आजादी आंदोलन में जोड़ा उन्होंने जो है। तो 1929 में मैं बात आपसे कह रहा था कि 1929 में जो है गांधी एक अपील करते हैं, वो आज भी भारत कला भवन में जो है लिखी हुई पड़ी वहाँ पे उनके रजिस्टर में, कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम राय आज कर रहे हैं कि भारतीय कला को एक स्थान पर संरक्षित कर रहे हैं। तो मैं पूरे भारतवासियों का आह्वान करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि वो भारतीय कलाकृतियों के संरक्षण की जो मुहिम राय कृष्णदास जी ने छेड़ी है उसमें सहयोग करें और धन का भी सहयोग करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ी जो है उसको भारतीय कला की विरासत सौंप सके। तो मित्रों ये बड़ी जबरदस्ती, और ये सभी जानते हैं कि राय कृष्णदास कलाओं के बहुत अद्भुत पारखी थे। उन्होंने स्व ज्ञान से कलाओं में गहरे से प्रवेश किया, और स्व अर्जित ज्ञान के बाद में उन्होंने कलाकारों से भी संवाद किया निरंतर। और उनकी कला की बड़ी विशेषता मैं आपको यह भी बताऊं राय कृष्णदास जी कि वो चित्र, संगीत, नृत्य के तो गहरे पारखी थे ही वो, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जो वस्त्र परंपरा है, टेराकोटा की जो परंपरा है, मिट्टी के जो खिलौने बनते बच्चों के, उनकी जो परंपरा है, उनके बारे में भी उनकी गहरी सूझ थी राय कृष्णदास जी।
और उस पर उन्होंने यत्र तत्र लिखा भी उन राय कृष्णदास जी को, बहुत अधिक सामने नहीं आया है। तो ये गांधी इसलिए कहते हैं, आप देखिए मैं जो बता रहा था आपको, गांधी इसलिए कहते हैं कि इस संग्रहालय के लिए लोगों को आगे आकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गांधी ये जानते थे कि अगर भारतीय जनमानस को आत्मगौरव से जोड़ना है तो उन्हें अपनी कलाओं के प्रति सम्मान करना भी सीखना होगा, उन्हें यह अनुभूत कराना होगा कि भारतीय कला कितनी समृद्ध आरंभ से ही रही है। अब गांधी का मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं, गांधी कैसे कलाओं से जुड़े हुए थे। 1915 में पहली बार गांधी जाते हैं शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है गांधी की काका कालेलकर से। उनका संवाद होता है गांधी से, अतिथि अध्यापक के रूप में काका कालेलकर वहां पर जुड़े होते हैं शांति निकेतन में। गांधी जब उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह से एक आश्रम स्थापित करना चाहता हूं सत्याग्रह के लिए, अहिंसा के आंदोलन को गति देने के लिए। काका कालेलकर कहते हैं कि आपकी बातों में तो दम है, सत्याग्रह अहिंसा अच्छी बात है, पर मैं तो स्वराज चाहता हूं, चाहे उसके लिए अहिंसा का रास्ता भी अपनाना पड़े, हमें तो किसी भी कीमत पर स्वराज चाहिए। गांधी उनको कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात ठीक है भाई, लेकिन मैं तो आप लोग के प्रति लोग साथ ज़्यादा है, मेरे प्रति जो है लोगों की भावनाएं कम है। आप बहुमत रखते हैं, मैं लघुमत रखता हूं। लेकिन गांधी कहते हैं कि मैं जो आश्रम स्थापित कर रहा हूं, बस 1 महीने के लिए आप वहां रह के देखिए, क्योंकि मुझे आप जैसे प्रतिबद्ध लोगों की जरूरत है वहां। और वो कहते हैं कि अगर ठीक नहीं लगता आपको 1 महीने, मेरे स्वराज के आंदोलन की लड़ाई आपको भाती नहीं है, मैं जो कर रहा हूं आपको बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता है, तो आप उसी समय छोड़ के जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और काका कालेलकर रात को जब विचार करते हैं इन बातों पे, तो उनको लगता है कि स्वराज वास्तव में कहीं से लाया जा सकता है तो गांधी के इन उदात्त विचारों से लाया जा सकता है। स्वतंत्रता के प्रति उनकी जो भावना है, जिसमें सबको सोच की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, यह बाधित नहीं किया जाए कि आप ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर से अनुमति मांगते हैं कि मुझे गांधी के साथ वहां जाना है आश्रम में। ऐसे ही विनोबा जुड़ते हैं बाद में गांधी से जो। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात जो है गांधी अपने स्तर पर कर रहे हैं। और वही गांधी नंदलाल बोस को आमंत्रित करते हैं। शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस होते हैं। गांधी इस बात को जानते हैं कि जनता को आजादी के आंदोलन से जोड़ने का जो कार्य मैं कर रहा हूं, वही कार्य अपनी कला से नंदलाल बोस भी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को गहरे से अनुभूत किया कि नंदलाल बोस जो कलाकृतियां सृजते हैं, उसमें जीवन प्रतिबिंबित होता है, उसमें जीवन की सुगंध है, और जब तक लोग कलाओं के निकट नहीं आएंगे तब तक आजादी आंदोलन को प्रभावी रूप में गति नहीं दी जा सकती। और उन्होंने यह भी अनुभूत किया कि अधिकाधिक लोगों को स्वाधीनता के आंदोलन से अगर जोड़ना है तो कलाओं का भी सहारा लेना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन जब होता है तो उसमें नंदलाल बोस पोस्टर बनाते हैं। और सबसे बड़ी नंदलाल बोस की कलाकृतियों की विशेषता यही होती है कि वो जन मन से उपजी हुई कला होती है। पूरे 1 महीने तक नंदलाल बोस हरिपुर के आसपास के गांवों में वहां के लोगों की गतिविधियों को देखते हैं, इस बात को अनुभव करते हैं कि कैसे लोग हंसते हैं जब कोई खुशी की बात होती है, तो इस बात को महसूस करते हैं कि पीड़ा में लोगों के स्वर कैसे होते हैं। इस बात को भी वो देखते हैं कि खेतों पे लोग कैसे काम करते हैं, और इस बात को भी गहरे से अनुभूत करते हैं कि सामाजिक कार्यकलापों में जब लोग रत होते हैं तो उनकी भाव भंगिमाएं कैसे होती है। और तमाम इन भाव भंगिमाओं को वो जो है हरिपुर का जो अधिवेशन होता है उसमें पोस्टर्स में अभिव्यक्त करते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि बहुत सारे लोग जो गांधी के साथ हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के बाद में जो है जुड़ जाते हैं, और लोगों को लगता है कि आज़ादी बहुत ज़रूरी है, बगैर आज़ाद हुए हम अपना कुछ भी स्व जो है वो अर्जित नहीं कर सकते, स्व कला को जो है महसूस नहीं कर सकते। और इस बात को तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जब अंग्रेज आते हैं 1800 से लेके 1900, इन 100 साल के बीच में अंग्रेज पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं अपने आप। और वो इस बात को बार बार अपनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में प्रचारित करते हैं कि हम भारतीय कला के सबसे बड़े संरक्षक हैं। बहुत सारे लेख आप पुराने पढ़ेंगे तो लगेगा कि अंग्रेजों ने बहुत सारा काम किया है शोध का,
भारतीय कलाओं के संरक्षण का, स्थापत्य का, वास्तुकला का यहाँ की जो है। लेकिन उसके पीछे भी एक देखिए भावना उनकी अंग्रेजों की गलत रहती है। उसके पीछे भी उनकी एक मानसिकता जो है, अंग्रेजी में जो कुछ लिखा गया, यह मानसिकता बार बार उभर कर आती है कि आप हिंदुस्तानी कुछ भी नहीं जानते हो कलाओं के बारे में। हम जो जानते हैं इससे हमने आपकी कलाओं की भी विशेषताएं बयान की हमने। और इसीलिए आप देखिए अंग्रेजी की छाया जो है आज भी कलाओं के लेखन में निरंतर गुंजायमान है, क्योंकि उन्होंने हमारी देखने परखने की जो शक्ति है उसको भाषा के जरिए एक प्रकार से छीन लिया। इसीलिए जो कुछ किताबें लिखी गई भारतीय कलाओं पे वो सब अंग्रेजी में लिखी गई, अंग्रेजों ने लिखी। और हम ये मान के चलते हैं कि सबसे बड़े उद्धारक कोई है हमारे कलाओं के, वो अंग्रेज है, अंग्रेजी भाषा है। और उसका बड़ा नुकसान ये हुआ, किसी को अपन कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं एडिक्शन कर दो किसी को, हम इतनी आदत डाल दें उसकी कि हम लिखना ही छोड़ दें। उन्होंने अंग्रेजों ने ये काम किया, वो जानते थे कि अगर उनको इतना अधिक एडिक्ट कर दिया कि बाद में ये सोचने समझने की इनकी दृष्टि गायब हो जाए, कि यही काम अंग्रेजों ने किया कि उन्होंने भारतीय कला दृष्टि को विकसित ही नहीं होने दिया। लेकिन आप देखिए कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत काम किया गया। भारतीय कला शुरू से ही बहुत अधिक संपन्न रही है। 1556 अकबर सिंहासन पे बैठता है, और हम सभी जानते हैं कि अकबर जब सिंहासन पे बैठता है तो उसका कलाओं से बहुत अनुराग होता है। और उसने सिंहासन पे बैठने के बाद में 100 से अधिक चित्रशालाओं का जो है निर्माण किया। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी उसमें स्पष्ट उल्लेख है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कम से कम उसकी मूल प्रति भी देखी, और उसमें अलग अलग जब मैंने शोध किया तो एक बात उभर कर सामने आई। वो लिखते हैं आईने अकबरी में, अकबर खुद लिखता है कि विश्व भर में कोई कला अगर संपन्न है और चर्चा करने योग्य है तो भारतीय कला है। और भारतीय कलाकार इतने सुंदर चित्र बनाते हैं, भारतीय कला का वैभव इतना अधिक है कि मैं अपने आप को भारतीय कहलाने में जो है गौरव महसूस करता हूं। और यह भी दिगर बात है, आप देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर पूरे भारत को महामानवों का सागर व्यंजित करते हैं। आप सबने पढ़ा भी होगा, महामानवों का सागर कहते हैं। उसके पीछे बड़ी वजह है टैगोर की। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आर्य आए, शक आए, सिथियन आए, कुषाण आए, मंगोल, तुर्क और न जाने कितने कितने लोग आए। भारतीय संस्कृति ने सभी को उदारतापूर्वक अपना लिया, पर अंग्रेज आए तो कि यहाँ के नहीं होकर अंग्रेजियत को हम पर लाद गई। टैगोर के इस कथन के आलोक में हम देखते हैं तो पूरी बात मुझे लगता है स्पष्ट हो जाएगी आपको। मुगल आए यहाँ पर, लेकिन उन्होंने भारत को अपना लिया, अपने आप को भारतीय कहलाने में गौरव महसूस किया उन्होंने। और अकबर ने तो कला को और परवान चढ़ाया। जब वो चित्रशालाएं खोली गई तो राज्याश्रय मिला कलाकारों को। लेकिन चित्रशालाओं में भी आप देखिए 2-3 विदेशी चित्रकार थे उनकी चित्रशालाओं में, जो 100 नाम आईने अकबरी में है उनके, उस चित्रशाला में बड़े कलाकारों। उन 100 नाम में 2-4 तो उसमें विदेशी हैं, 3-4 मुगल जो शासक के कलाकार वो हैं, और बाकी सब हिंदुस्तानी हिंदू कलाकार जो है उस चित्रशाला में। और वहीं से आप देखिए मुगल कला विकसित होती है। शाहजहां का टाइम तो पूरा कला का जो है परवान चढ़ गया था पूरा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने इस कला को जो है बिसरा दिया। भारतीय कला 3 स्तरों पर विकसित हुई। आप देखिए प्राचीन काल, जिसमें अपन वो ले लेते हैं अजंता के चित्रों को। अंग्रेज कहते हैं कि हमारी कला बहुत समृद्ध थी, लेकिन आप बताइए अजंता के जब चित्र बने थे ईसा से 700 शताब्दी पूर्व भी जो है, वो इतने उत्कृष्ट चित्र हैं कि आज भी विश्व भर में उनको सराहा जाता है। और अजंता के चित्र बने तब यूरोप में चित्रकला कहीं नहीं थी, मैं आपको बता देता हूँ। आप इतिहास पढ़ लीजिए, कहीं पर भी यूरोप में चित्रकला नहीं थी। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इन सारे इतिहास को धोल दिया उन्होंने। और अंग्रेजों का यह था कि भारतीय कला का कोई इतिहास नहीं, कोई अतीत नहीं। आनंद कुमार स्वामी सिंहल होते हैं पूरे वो, उनके पिता श्रीलंका के होते हैं, माता ब्रिटेन की है उनकी। और आनंद कुमार स्वामी विज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं, जियोलॉजी, भूविज्ञान की, विज्ञान की नहीं।
और श्रीलंका में जब वो निदेशक बन जाते हैं उत्खनन विभाग के, तो वहाँ उन्हें उत्खनन में मूर्तियाँ मिलती है भारतीय विग्रहों की, गणेश की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, तांडव करते शिव की मूर्ति। और इन मूर्तियों को देखकर इतना अचंभित होते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी समृद्ध भारत की कला है और इसका पश्चिम में कहीं नामो निशानी नहीं है। और आनंद कुमार स्वामी उसके बाद 17 भाषाएं सीखते हैं संस्कृत के साथ, और उन भाषाओं के जरिए वो ज्ञात करते हैं कि इन प्रतिमाएं जो निकली है इनके अर्थ क्या है। और बहुत विस्तार से फिर भारतीय कलाओं पर आनंद कुमार स्वामी लिखते हैं। उनकी किताब आई थी स्वदेशी आर्ट, बल्कि गांधी ने भी स्वदेशी का जो मार्ग अपनाया वो स्वदेशी आर्ट किताब के बाद में ही सामने आता है, मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने स्थापित किया कि मुगल कला का धर्म से कोई संबंध नहीं है। मुगल कला जो है शुद्ध भारतीय है। और उन्होंने ये भी किया कि राजपूत और पहाड़ी कला जो है उसका भी विभाजन करके पूरे ग्रंथ में 2 वॉल्यूम उनके प्रकाशित हुए। वहाँ से जो बोस्टन संग्रहालय के बाद में वो निदेशक हो गए थे और आजीवन निदेशक रहे वो, और भारत को अपना लिया उन्होंने। भारत भी कई बार उन्होंने यात्राएं की और भारतीय कलाओं का उन्होंने पूरा सांगोपांग जो है लिखे में वर्णन किया। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि विश्व भर में भारतीय कलाओं की गूंज किसी के जरिए हुई तो आनंद कुमार स्वामी के कारण हुई। अब आपको एक रोचक वृत्तांत और बताता हूँ। इधर आनंद कुमार स्वामी भारतीय कलाओं का गुणगान कर रहे हैं, उधर अंग्रेज चौंकते हैं इस बात को लेकर कि कहीं स्थापित नहीं हो जाए भारतीय कलाएं। विलियम आर्चर नाट्य आलोचक है एक, और वो एक लेख लिखता है, एक या 2-3 लेख लिखता है वो, और उसमें कहता है विलियम आर्चर कि भारतीय कला जो है हास्यास्पद कला है। धर्म भीरू जो लोग हैं उन्होंने ऐसे ही उलूल जुलूल आकृतियां बना दी, उलूल जुलूल मूर्तियां बना दी। इसके अलावा भारतीय कला कुछ भी नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहा कि भारतीय कला अवर्णनीय बर्बरता का घृणा स्तूप है। आर्चर ये बात कहता है। और आर्चर जब ये बात कहता है तो एक अंग्रेज फिर एक जॉन वुडरुफ जो है वो उसका प्रतिकार करता है। इज इंडियन सिविलाइज्ड, एक उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, क्या भारतीय सभ्य हैं। और उस किताब में वो भारतीयों को प्रोत्साहित करते हैं कि इतनी समृद्ध भारतीय कला, इतनी बेहतरीन संस्कृति भारत की है, क्यों नहीं भारतीय इसका खंडन करते हैं जो आर्चर कह रहा है। और मैं कहता हूं कि चुप नहीं रहना चाहिए भारतीयों को भी ये बताना चाहिए कि हमारी कला जो है एशिया में बल्कि विश्व में किसी भी स्तर पर कम नहीं है। महर्षि अरविंद जो इतने बड़े योगी के रूप में जाने जाते हैं, और महर्षि अरविंद तब एक किताब लिखते हैं ऑफ इंडियन कल्चर, संस्कृति के आधार स्तंभ। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अरविंद ने भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य सब पर बहुत तर्क सहित इसके जवाब में, आर्चर के जवाब में उन्होंने किताब लिखी। और उन्होंने स्थापित किया इस बात को कि भारतीय कला जो है केवल जो दिख रहा है वही नहीं है। भारतीय कला दिखने के बाद अंतर का आलोक है एक प्रकार से। और इन कलाकृतियों का महत्व केवल देखने भर का नहीं है, देखने के बाद भी हम अंदर से आलोकित होते हैं। तो यहां बाह्य रूप पर जोर नहीं है ज्यादा, शारीरिक संरचना पर ज्यादा जोर नहीं है। यहां पर भारतीय कला अंतर को उद्घाटित करती है जो है। इसीलिए उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के बारे में भी कहा है, ये भारतीय कला दृष्टि, आप उनको उस आलोक में देख सकते हैं भारतीय कला दृष्टि को। उन्होंने स्थापित किया कि जो बुद्ध की करुणा की मूर्ति विश्व भर में जानी जाती है, वो बुद्ध की करुणा जो है वो केवल अपना खुद का व्यक्तिगत दुख नहीं है उनका, और उस दुख से उपजी पीड़ा नहीं है। वो जो करुणा है उनकी, बुद्ध की जो है, वो विश्व भर के लोगों के पीड़ा और दुख दर्द का भाव उसमें समाहित है। और आप देखिए बौद्ध प्रतिमाएं जो है विश्व भर में आज भी प्रसिद्ध, और हम लोग आज भी बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं तो इतना आनंदित हो जाता है कि लगता है कि उस बुद्ध की प्रतिमा को हमारे यहाँ होना चाहिए। ये भारतीय कलाकारों की विशेषता है कि उन्होंने जीवन को एक प्रकार से मूर्ति में और चित्रों में रूपायित किया है, इसलिए कि वो कलाकृति केवल देखने के समय ही नहीं, देखने के बाद भी हमें आलोकित करती है। और इस जो भारतीय कला दृष्टि जो है इसको बहुत गहरे से जो है रूपायित करने का काम महर्षि अरविंद ने किया, काका कालेलकर ने किया, गांधी ने अपने स्तर पर किया। भले डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहुत से स्तरों पर उन्होंने इन चीज़ों को कहा। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, मिनिएचर कला को देख लीजिए, अपने लघु चित्र शैलियों को, जो उनमें जो कथा अभिप्राय हैं उसकी अंग्रेजों ने
अंग्रेजी भाषा में मजाक उड़ाई थी कि वो जो कथा अभिप्राय तो इलस्ट्रेट सारे चित्र हैं। रवि वर्मा का मजाक उड़ाया गया, राजा रवि वर्मा का, कि इलस्ट्रेट है सारी चित्र जो है। लेकिन आप सोचिए कि रवि वर्मा अगर केवल तेलुगु की कविताएं लिखते तो इतने चर्चित नहीं होते जितने आज रवि वर्मा ने यूरोपीय रंग लिए, तकनीक ली, लेकिन भारतीय परिवेश को, मिथकों को, पुराणों को अपने चित्रों में व्यंजित किया। और मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि राजा रवि वर्मा का चित्र अगर देख लेते हैं, कृष्ण का बनाया हुआ, शिव का बनाया हुआ, और उसके बाद कोई और चित्र बना दे आपको, तो आप कहते नहीं ये शिव जी नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि घर घर उनके जो चित्र जो है कैलेंडर के रूप में पहुंच गए थे उस समय। और ईश्वर शिव आके खुद कह दे कि मैं ऐसा हूं, तो हम कहेंगे नहीं, हमने तो रवि वर्मा का चित्र देखा है, उसमें तो आप ऐसे नहीं। मुझे लगता है किसी कलाकार की यही बड़ी उपलब्धि है, यही उसकी जीवंतता है कि आप हर व्यक्ति को उसमें अपने होने का एहसास करा दें। और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यही किया। आप देखिए, बंगाल कला आंदोलन इसीलिए आया था, उसमें कंपनी चित्र जब बने जा रहे थे बहुत सारे, और उस कंपनी चित्रों में यही था कि वहाँ भी इलस्ट्रेशन था। कंपनी चित्रों में क्या था, विद्यासागर जी आप यही कहेंगे, सारे कंपनी चित्रों में इलस्ट्रेट काम किया हुआ है, भारतीय कलाकार, लेकिन उन्होंने मैमों के, अंग्रेजों के जो चित्र उसमें बनाए, लेकिन उसकी हंसी नहीं उड़ाई उन्होंने, उनका नहीं, कला तो अच्छी है। इसलिए इलस्ट्रेट कह के भारतीय कला का उपहास उड़ाया गया कि हम भारतीय कला दृष्टि के अंतर्गत सोचने, समझने, परखने की दृष्टि से धीरे धीरे वंचित कर दिए गए और हम अपनी कला से धीरे धीरे दूर होते चले गए। मैं इसलिए कहता हूँ मिनिएचर कला में कृष्ण को अपन देखते हैं, श्री कृष्ण का स्वरूप जब मिनिएचर कला में दिखाई देता है हमारे को, तो आप देखिए वहाँ पर केवल कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी, उनकी धेनु है, कदम्ब के वृक्ष है। वहाँ पर आपको ये लगेगा कि कृष्ण के बहाने पूरे जीवन को रूपायित कर दिया गया है, कलाकारों ने पूरे जीवन को समग्रता में जो है उकेर दिया है। और मैं मानता हूँ यही भारतीय कला की बहुत बड़ी विशेषता है कि वहाँ जीवन है तो किसी एक अंश में नहीं है, जीवन पूरी समग्रता में वहाँ उद्घाटित हुआ है भारतीय कला में। यही भारतीय कला है कि वहाँ बाह्य पक्ष नहीं, आंतरिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, शारीरिक संरचना पर जोर नहीं है। कोई विदेशी चित्र देखेंगे कैसा, बिल्कुल जैसी फिगर ऑफ स्पीच जैसा है वैसा बना दिया, एक एक इंच का वो बता देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने परवाह नहीं की। आप देखिए राय कृष्ण दास का एक उदाहरण मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। राय कृष्ण दास जब उन्होंने कलाओं पे लिखा भी, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले यूरोप में एक बहुत बड़े चित्रकार की पेंटिंग जो है, कलाकृति, इसलिए वहाँ से हटा दी गई कि उसमें इंद्रधनुष के जो रंग थे उसके उल्टे उसने रंग जो कर दिए थे। राय कृष्ण दास कहते हैं हमारे यहाँ पे इस तरह की परवाह करते नहीं है कलाकार, वो उल्टा भी बना देंगे इंद्रधनुष तो भी लोग पसंद करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे माना गया है कि कला जो है चित्त की साधना है और कलाकार समाधिस्थ होता है। यहाँ पर जब कलाकृति बना रहा होता है तो उसके मन में जो उपजता है उसको वो व्याख्यायित करता है, उसको व्यंजित करता है अपनी कला में। यही भारतीय कला की बड़ी विशेषता है कि वहाँ जीवंतता होती है, अनुकरण नहीं है वहाँ पर, नकल नहीं है वहाँ पर। प्रत्यक्षता आपको दिखाई देगा कि मूर्ति है, लेकिन मूर्ति के जो भाव हैं, व्यंजना के जो भाव हैं, वो इतने गहरे हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति देखिए आप, आंखें उनकी बिल्कुल अलग से आपको प्रतीत होगी। किशनगढ़ शैली में आप देख लीजिए जो बना है, बनी ठनी जो चित्र है, वो और कोई बना ही नहीं सकता ना। जो भाव उन्होंने व्यंजित किए हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपको कि भारतीय कला दृष्टि पे समय समय पर अज्ञेय ने, निर्मल वर्मा ने, मैं भी कुछ दिन पहले प्रेमचंद को पढ़ रहा था, इतना बेहतरीन प्रेमचंद ने लेख एक भारतीय कलाओं पे लिखा है कि मुझे पढ़ के लगा कि प्रेमचंद अगर कलाओं पे लिखते तो विश्व भर में उनको जाना जाता। वो कथाकार नहीं होते, बहुत बड़े कला आलोचक होते। लेकिन ये दृष्टि विकसित नहीं हुई कला लेखन की, जो है उसमें बढ़त नहीं हुई। और उसके पीछे वजह ये रही है कि हमने अंग्रेजियत को इस कदर ओढ़ लिया है कि हम अपने स्व की ओर झांकना ही चाहते नहीं है। मैं बल्कि ये भी मानता हूँ कि भारतीय कला को कोई धार्मिक कहे, इससे बड़ी कोई बौद्धिक दरिद्रता नहीं होगी। ये बात सही है, हमारी कलाएं धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ धर्म किसी विशेष समुदाय के रूप में व्यंजित नहीं है। धर्म अगर वहाँ पर है तो उसमें मनुष्य के जीवन को उच्चतर बनाने का भाव है। आप देखिए, धर्म अगर कला में उद्घाटित हो रहा है तो उस धर्म के पीछे बड़ी अवधारणा यह है कि जीवन में जो कुछ त्याज्य है उसको दूर किया जाए। इसलिए विरूप भी जो बना है हमारे यहाँ पे कलाकृतियाँ जो है,
उसका भी आकर्षण है। काली की मूर्ति आप देखिए, संहार की, बिल्कुल काली और बिल्कुल विभत्स, ऐसा लगता है कि संहार कर देगी अभी, रौद्र रूप दिखाई देता है काली का जो है। लेकिन उस विरूप में भी भाव यह है कि वो असुरों का संहार करती है, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है मां को तारा। ये बड़ी विशेषता मुझे लगता है भारतीय कला की है और कला दृष्टि की भी मां को तारा। कोई कहता है कि संस्थापन कला जो है पश्चिम की देन है, मैं कहता हूं पश्चिम की देन नहीं है इंस्टॉलेशन आर्ट जो है। हमारे यहाँ तो आज भी गणेश पूजा होती है और उसके बाद विसर्जन होता है गणेश का। दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन तक दुर्गा का श्रृंगार करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं हम दुर्गा के प्रति, और 9वां दिन आता है जब उसको बहुत विसर्जित कर देते हैं। ये क्या है? प्रतिमाएं, इंस्टॉलेशन ही तो है, संस्थापन ही तो है, लेकिन उसके पीछे गहरे भाव है। यह गहरा भाव इसके पीछे कि विसर्जन के बाद ही सर्जन संभव होता है। जब तक विसर्जित नहीं होगी कोई चीज, तब तक नया सर्जन संभव ही नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए, भारतीय कला किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है कहीं पर भी। भारतीय कला गुप्त है, भारतीय कला शुंग कला है, कुषाणकालीन कला है। कोणार्क में चित्र किसने बनाए कोई नहीं जानता, खजुराहो की मूर्तियां किसने सिरजी कोई नहीं जानता, अजंता के चित्र किसने बनाए कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां व्यक्ति प्रमुख नहीं है, वहां वो समय प्रमुख है। इसलिए भारतीय कला व्यक्ति की बजाय समय को और पूरे युग को प्रतिबिंबित करती है। पूरा युग जो है अपने पूरे ओज के साथ वहां ध्वनित होता है। उस पूरे युग की जितनी भी घटनाएं हैं, उस युग की आपदाएं हैं, उस युग की हंसी जो है, प्रसन्नता है, वो तमाम चीजें जो समाहित करके भारतीय कला चलती है। इसलिए भारतीय कला को मैं अलंकार दर्शन भी कहता हूं। ये अलंकार का मतलब सौंदर्य से नहीं जुड़ा है। पश्चिम की कला तो हम सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक से जोड़ देते हैं। मैं बल्कि ये भी कहता हूं कि भारतीय कला का सौंदर्य शास्त्र से कोई लेन देन नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय कला अलंकार का दर्शन है। अलंकार कौन सा? अलंकार का अर्थ कोई सजाना संवारना नहीं है। अलंकार मीन्स जो रिक्ति है किसी चीज में, उसको पूर्ण करना, पर्याप्तता, एक प्रकार से कुछ नहीं होने के भाव को समाप्त कर देना, संपूर्णता का एहसास कराना। इस अलंकार का दर्शन भारतीय कला है। और मुझे लगता है कि इस कला दृष्टि पे ही जो है हम लोगों को अधिक विचार करने की जरूरत है। इस कला दृष्टि पे विचार करेंगे तो आज़ादी आंदोलन का रहस्य भी हमारे समझ में आएगा कि क्यों अंग्रेज इस भारतीय कला दृष्टि को कुचलना चाहते थे, क्यों अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग भारतीय कला दृष्टि पर जाएं ही नहीं, उनकी दृष्टि संपन्न हो ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमारे यहाँ सौंदर्य है, विरूप में भी सौंदर्य है। कृष्ण बांके हैं, बांके होकर मुरली बजा रहे हैं, तब भी हम उस पर सौंदर्य करते हैं। हमारी रेखाएं सीधी नहीं है, बांकपन है, उसमें भी एक छटा जो है, हम सौंदर्य के निहार लेते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम अतीत को नहीं भूलें। जो अतीत को भूल जाता है, भविष्य भी उसके लिए समाप्त हो जाता है, भविष्य के द्वार भी उसके लिए बंद हो जाते हैं। एक बात और कहूँगा, कोई कहता है कि अमूर्त कला जो है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है, मैं एब्स्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। एब्स्ट्रैक्ट को हमारे यहाँ पे स्वयं प्रतिष्ठ कहा गया है। अमूर्त तो कुछ होता ही नहीं, अगर अमूर्त हो गया तो रूप कहाँ होगा उसका। और यह भारतीय कला में शुरू से, वैदिक कालीन अपन कला देखे आप, वैदिक काल से कलाओं का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ पर हो गया था। होम यज्ञ करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं यज्ञ करके कि ये देवता आइए, वो देवता आइए। ये क्या है? अमूर्त में तो सारा कुछ आह्वान होता है वहां पर, तो स्वयं प्रतिष्ठ होता है वहां पर कि वहां भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में यही है। भरतमुनि का नाट्यशास्त्र नाटक से संबद्ध है, लेकिन वहां संगीत भी है, नृत्य भी है, और शिव के तांडव, शिव उसमें प्रवेश करते हैं, तांडव भी करते हैं उसमें, सारे अंगहार बताते हैं कितने कितने अंगहार नृत्य के जो होते हैं। तो इतनी समृद्ध भारतीय कला है, मैं समझता हूँ उसको गौरव दिलाने का काम हिंदी के जरिए होना चाहिए था, पर हिंदी के जरिए हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने स्वभाषा के ज्ञान के प्रति भी सचेत होना पड़ेगा। मैं बात अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कला दीर्घाओं में मैं जाता हूँ, कला व्याख्यान के लिए मुझे बुलाया जाता है, लेकिन बड़ा दुख होता है वहाँ पर जब मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ। वहाँ पर मुझे याद है 2009 में अशोक वाजपेयी जब चेयरमैन थे ललित कला अकेडमी के, मुझे एक व्याख्यान के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था, न्यू मीडिया आर्ट। मुझे लगा कि कुछ लोग मेरे साथ होंगे हिंदी बोलने, उन्होंने कहा राजेश व्यासी रहेंगे। मैंने न्यू मीडिया आर्ट पे जब बोला वहाँ पे, तो मुझे घोर आश्चर्य इस बात को लेकर कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में
हमारे अंग्रेजी लेखकों को ज्ञान नहीं है। जो अंग्रेजी के बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं उनको पता नहीं है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण क्या है, चित्रसूत्रम क्या है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र क्या है। मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अंग्रेजी ने केवल भाषा की दक्षता के बूते, अंग्रेजी भाषा अपनी दक्षता के बूते, क्योंकि वो इलीट कही जाती है, पूरे विश्व पर शासन करने की सोची है। लेकिन एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नेहरू के बारे में कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि नेहरू जो है अंग्रेजीदा थे, हिंदी से उनको प्यार नहीं था। लेकिन आप देखिए, नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। और नेहरू को पहली बार ये लगा, नेहरू जी को, कि ऐसे देश जहां पत्र व्यवहार होता था, जहां अंग्रेजी भाषा नहीं है, उनकी राष्ट्रभाषा नहीं है, और वो पत्र अंग्रेजी में लिखते थे, उनको पहली बार एहसास हुआ कि मैं ये कैसे साबित करूं, ये कैसे कहूं कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो अंग्रेजी है। और उन्होंने, नेहरू जी ने एक शुरुआत की, नई शुरुआत कि ऐसे देश जहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, उन्होंने हिंदी में पत्र लिखने प्रारंभ किए, मैं आपको बता रहा हूं। और ये कहा कि आत्मगौरव की कोई भाषा है तो हिंदी है, हिंदी से ही हम अपने आप को दूसरे देशों में स्थापित कर सकते हैं। और बाद के जो पत्र जाते थे वो हिंदी में गए, मैं आपको बता रहा हूँ, नेहरू जी की तरफ से। तो नेहरू जी इस बात को जानते थे और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैं अंग्रेजी में इसलिए लिखता हूँ। बाद में उन्होंने कुछ लेख भी लिखे हिंदी में, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन लेख लिखे। अहमदनगर में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, पूरी किताब, और हिंदी से उनका मोह भी हुआ बाद के समय में। उन्होंने कहा कि आत्मगौरव की भाषा है तो स्वभाषा है, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि विदेशों में हमें लगता जाते हैं जब, जहाँ पे अंग्रेजी भाषा नहीं है, कि हमारा खुद का गौरव कहाँ है, हमारी भाषा कहाँ है। तो उन्होंने इस बात को किया। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तथ्य के साथ कह रहा हूँ। आप राय कृष्णदास की किताब है जवाहर भाई, राय कृष्णदास ने इस बात का उल्लेख उस किताब में, जवाहर भाई में किया है, कि कैसे नेहरू जी हिंदी से जो है लोगों से संबंध बनाने के लिए प्रेरित हुए थे। बहरहाल मित्रों, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास और भी है, लेकिन मैं अगर बोलता रहूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं कलाओं की, कला दृष्टि की, कि शायद उसका कोई पार नहीं पड़ेगा। मैंने एक सूत्रपात किया, मुझे लगता है एक सूत्र आप लोगों को दिया है, कि हम भारतीय कला दृष्टि पे अगर गहराई से विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा अतीत बहुत अधिक समृद्ध रहा है, हमारी आधुनिकता भी बहुत बेहतरीन रही है, जिसमें रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, ये पूरा एक मूवमेंट आज़ादी का उस समय चला था, जिन लोगों ने अपने चित्र बनाए, उसमें भारतीयता रची बसी थी। तो मैं समझता हूँ कि भारतीयता से रचे बसे कलाकर्म को अगर हिंदी के जरिए जन जन तक पहुँचाया जाता है तो हम बहुत बड़ा मुकाम जो है फिर से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि भारतीय कला जो है उसको वैचारिक दृष्टि से विश्व स्तर पर अगर किसी जरिए पहुँचाया जा सकता है, हिंदी के जरिए पहुँचा सकता है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, मुझे इस बात का गर्व भी है, और इसलिए भी मुझे हिंदी प्रिय है कि जो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ वो किसी और भाषा में लिख नहीं सकता, क्योंकि मेरी सोचने की भाषा हिंदी है। और मैं आह्वान भी करता हूँ सभी का भी कि हम जिस भाषा में सोचें, जैसे हैं वैसे दिखने का प्रयास करें। अगर जैसे हैं वैसा नहीं दिखेंगे तो एक समय के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुझे इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना है। आप लोग यहाँ पर आए, मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।